हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप सभी का वेलकम है अंकित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट्स के साथ एक ट्रायल रन के तौर पर क्लास की टाइमिंग को ना एक हफ्ते के लिए फॉर 1 वीक हम 6 AM कर रहे हैं। देखते हैं क्या इसका आउटकम आता है, क्या इसका रिजल्ट आता है। आई नो कि बहुत सारे लोग हैबिचुअल हैं सुबह 8 बजे की क्लास के लिए, लेकिन आपको क्लास तो मिल ही जाएगी 8 बजे, क्योंकि वो क्लास तो अपलोड हो चुकी होगी, है ना। तो आप लोग एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा अपनी तरफ से थोड़ा सा मतलब कष्ट उठा लीजिएगा, है ना। तो अभी एक हफ्ते के लिए एक ट्रायल में कर रहा हूँ, देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट निकलता है। मे बी इसका रिजल्ट पॉजिटिव आए। तो अभी एक हफ्ते के लिए क्लास की टाइमिंग हम 6 AM रखेंगे और 6 AM पर आपकी ये क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर। आप जब भी कंफर्टेबल हो आप क्लास वॉच कर सकते हैं, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, जब आप क्लास वॉच करना चाहें आप वॉच कर सकते हैं। देखते हैं एक हफ्ते के लिए टाइमिंग को चेंज करके क्या इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के, और आज के मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे से करते हैं सेशन को शुरू। मोटिवेशन कोट आज का ये कहता है कि डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। यानी कि जो डाउट होता है ना किसी चीज पर, कि यार मुझे डाउट है कि यार ये चीज हो सकती है, यार मुझे डाउट है कि वो चीज हो सकती है। तो जो डाउट बेसिकली होता है ना, वो डाउट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे ड्रीम्स को किल करता है। अगर आप असफलताएं उतने सपनों को नहीं मारती जितना डाउट मारता है, तो ज्यादा डाउट में मत रहो, चीजों को करके देखो, है ना। फेल हो जाए ओके, कोई बात नहीं, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन हमेशा डाउट में रहोगे तो बड़े बड़े सपने साकार नहीं होंगे। बड़े बड़े सपने, अगर डाउट ही हमेशा रहता तो बड़े सपने पूरे नहीं होते। बड़े सपने पूरे होते हैं कि जब हम उसके लिए अटेम्प्ट करते हैं, फेल होते हैं, उससे सीखते हैं, फिर अटेम्प्ट करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और अंततः उस काम को कर लेते हैं, है ना। आज के सेशन की बात करें तो हमें क्या क्या डिस्कस करने को मिलेगा। तो आज के सेशन में टोटल आपको 16 MCQs मिलेंगे, और ये 16 MCQs रिलेटेड रहेंगे टोटल 15 न्यूज से। तो आज के सेशन में टोटल 15 करंट अफेयर्स न्यूज और टोटल 16 करंट अफेयर्स के MCQs आपको मिलेंगे अगले 1 घंटे के अंदर। साथ ही साथ हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन भी करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, जिसे इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया ने अभी जो पहला कदम उठाया है पहलगाम अटैक के बाद, जो भारत की तरफ से सबसे पहला कदम उठाया गया था वो यही था। तो इस पर भी हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। सेशन के लास्ट में होमवर्क भी मिलेगा, तो पूरा सेशन वॉच कीजिएगा, कंप्लीट सेशन वॉच आउट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ करते हैं सेशन की शुरुआत। जो भी आज हम लोग करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कस करेंगे, या जो हमारा नया पैटर्न है सेशन का, वो ये है कि जो भी न्यूज हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे उस न्यूज से रिलेटेड पहले एक MCQ होगा, फिर न्यूज होगी। तो चलिए फटाफट से आंसर देना शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स फॉलोइंग द पहलगाम टेरर अटैक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम आपका क्या बनता है? एक्सरसाइज वायु शक्ति, एक्सरसाइज आक्रमण, एक्सरसाइज शौर्य और एक्सरसाइज थंडर स्ट्राइक। सही जवाब इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सरसाइज आक्रमण। एक्सरसाइज आक्रमण की बात करें तो अभी रिसेंटली जो पहलगाम में टूरिस्ट के ऊपर जो टेरर अटैक आपके यहाँ पर हुआ है, करीब 26 लोगों की इस टेरर अटैक में आपके यहाँ पर मौत हो गई है पहलगाम में। और टूरिस्ट पर किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है, जो कि हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। द इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना ने इसको फॉलो अप करते हुए अभी रिसेंटली एक्सरसाइज आक्रमण अभी रिसेंटली कंडक्ट की है, कि हर समय युद्ध के लिए तैयार, आक्रमण के लिए तैयार। एक्सरसाइज का नाम ही एक्सरसाइज आक्रमण था। द एक्सरसाइज टुक प्लेस ओवर अ लार्ज एरिया इन सेंट्रल सेक्टर। तो सेंट्रल सेक्टर के लार्ज एरिया में इसमें इन्वॉल्व थे इंडियन एयरफोर्स के मेन स्ट्रीम फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसमें आपके राफेल राफेल कॉम्बैट जो जेट्स हैं वो आपके यहाँ पर इसमें शामिल थे। मेरा आप सभी से एक सवाल, कमेंट करके बताओ फटाफट कि राफेल एयरक्राफ्ट हमने किस कंट्री से परचेज किए हैं। कंट्री का नाम लिखकर फटाफट से बताइएगा। इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट्स 2 राफेल स्क्वाड्रंस। तो इस एक्सरसाइज में 2 राफेल स्क्वाड्रंस को यूज किया गया था। एक राफेल स्क्वाड्रन थी अंबाला से, हरियाणा, और दूसरी स्क्वाड्रन उड़ी थी हाशीमारा, वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What action did Pakistan take after the India suspended Indus Water Treaty? भारत के द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान ने क्या कदम उठाया है? पाकिस्तान ने क्या कदम उठाया है, फटाफट से मुझे लिखकर बताइएगा। इंडस वाटर ट्रीटी को हमने क्या किया, हमने सस्पेंड कर दिया। तो क्या पाकिस्तान ने युद्ध की घोषणा आपकी यहां पर कर दी है? क्या पाकिस्तान ने इंडियन डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान से एक्सपेल कर दिया है, निष्कासित कर दिया है? पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और ट्रेड सस्पेंड कर दिया है? या फिर पाकिस्तान ने इनवाइट किया है यूएन इंटरवेंशन के लिए, यूएन को बुलाया है हस्तक्षेप करने के लिए? तो यहाँ पर जैसे ही इंडिया ने सिंधु जल समझौता इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है वो क्लोज कर लिया है और ट्रेड भी सस्पेंड आपका यहाँ पर कर दिया है। तो अब हम लोग आगे आगे करीब अगले 5 से 7 मिनट हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी का। तो ध्यान से सुनिएगा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, इसमें कौन कौन सी नदियां आपकी यहाँ पर शामिल हैं इनके बारे में समझेंगे, और इंडस वाटर ट्रीटी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनेंगे। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनते हुए चलिएगा। पहले नंबर पर तो ये ईयर आप लोग को अच्छे से याद रख लेना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर आपको अच्छे से याद रखना है कि इंडस वाटर ट्रीटी आपकी साइन कब की गई थी। इंडस वाटर ट्रीटी ईयर याद रखना है, 1960 में साइन की गई थी। एग्जैक्ट डेट क्या थी तो थोड़ा सा अगर आप डेप्थ में जा सको तो और बढ़िया रहेगा, अगर आप डेट भी याद कर सको तो और बढ़िया रहेगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी को जो आपका यहाँ पर साइन किया गया था वो 19 सितंबर 1960 को आपका यहाँ पर साइन किया गया था, और ये ट्रीटी साइन की गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इस ट्रीटी को साइन कराने के लिए जो एक तरीके से मीडिएटर था, ब्रोकर था, वो आपका वर्ल्ड बैंक था। कौन था? वर्ल्ड बैंक था। वर्ल्ड बैंक के चीफ या वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट इस समय कौन है? भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारतीय मूल के अमेरिकी जो वर्ल्ड बैंक के इस समय प्रेसिडेंट है, कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी जल समझौता किसने कराया था? तो वो आंसर रहेगा आपका वर्ल्ड बैंक। अब हम ट्रीटी की बात करें, संधि की बात करें, पहले नंबर पर तो ये सवाल उठता है कि आखिर भारत और पाकिस्तान को ये समझौता करना क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत सारी जो आपकी पाकिस्तान की नदियां हैं वो इंडिया से होकर आपकी यहाँ पर जाती है। पाकिस्तान की सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर बनती है, जो पाकिस्तान की लाइफलाइन है, जैसे इंडिया की लाइफलाइन है आपकी गंगा रिवर जो कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक उसी हिसाब से जो इंडस रिवर है यानी कि जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान की लाइफलाइन आपकी यहाँ पर बनती है। तो बहुत सारी नदियां जब इंडिया से होते हुए पाकिस्तान जाती हैं, और अगर इंडिया इस पानी का ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है तो पाकिस्तान के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती थी। तो ये समझौता किया गया क्योंकि दोनों देशों के बीच के जो संबंध है वो उतने अच्छे नहीं है। तो समझौते के तहत दोनों देशों को चलना था ताकि कोई विवाद ना हो, कोई लड़ाई ना हो। तो ट्रीटी सेट्स आउट अ मैकेनिज्म, इस ट्रीटी के माध्यम से एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम आपके यहाँ पर बनता है फॉर कोऑपरेशन, कि हम पानी को लेकर सहयोग करें और इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज करें, दोनों ही साइड्स यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की कितना पानी वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं इंडस नदी का। और इंडस नदी की जो आपकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, 5 सहायक नदियां हैं, जिसमें आपकी सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब, इन पांचों नदियों के नाम भी आपको याद रखने होंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी में इंडस और इंडस के अलावा जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, 5 सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो टोटल जो नदियां हैं वो 6 हैं। इंडस को मिलाकर टोटल 6 नदियां हैं, और इन 6 नदियों में से जो 3 नदियां हैं जो वेस्टर्न रिवर हैं, जो पश्चिमी नदियां हैं, वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, चिनाब और झेलम। तो इसमें जो पश्चिमी नदियां हैं जिसमें नंबर 1 सिंधु नदी, दूसरी है चिनाब रिवर और तीसरी है झेलम रिवर। तो यहाँ पर मैप में आप देखोगे इंडस, चिनाब और झेलम नदियां जो आपकी ये वेस्टर्न रिवर्स हैं, ये पाकिस्तान को दी गई हैं फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, मतलब फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज बारिंग सर्टेन नॉन कंजम्पटिव एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक यूज बाय इंडिया। मतलब कि इन तीनों नदियों को जो पानी है वो हम रोक नहीं सकते अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, है ना, हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, हाँ यूज वगैरह कर सकते हैं थोड़ा बहुत, एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक यूज, मतलब यहां पर हम इन नदियों का पानी यूज नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा इस नदी के पानी का इस्तेमाल करके, मतलब अगर हमें बिजली वगैरह बनानी है तो हमने बनाई, और पानी को हमें वापस से छोड़ना होगा, हम इन 3 नदियों के पानी को कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ये नॉन कंजम्पटिव पानी होगा,
इन तीनों नदियों का, ना ही हम एग्रीकल्चर में इसको यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इरिगेशन या एग्रीकल्चर में इन 3 नदियों का पानी यूज करेंगे तो मतलब पानी का हमने कंज्यूम किया, पानी को हमने यूज किया, और ना ही हम अपने डोमेस्टिक यूज में इसको ला सकते हैं। ये तीनों नदियां पाकिस्तान को रहेंगी, ये पाकिस्तान के लिए रिजर्व है। बाकी की जो रिमेनिंग 3 नदियां हैं जो ईस्टर्न रिवर्स आपकी बनती हैं, रावी, ब्यास और सतलज। तो रावी, रावी, ब्यास और सतलज जो नदियां आपकी बेसिकली हैं, ये इंडिया को एलोकेट की गई हैं। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है, मतलब ये जो 3 नदियां इंडिया को एलोकेट की गई हैं, इंडिया इनका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकता है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। आप इन नदियों के पानी को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं इसको यूज। इन नदियों के पानी का डोमेस्टिक यूज कर सकते हैं, कंजम्पशन भी इन पानी का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना चाहिए कि कौन सी 3 नदियां पाकिस्तान को दी गई हैं, कौन सी 3 नदियां हिंदुस्तान को दी गई हैं। तो यहां पर आप सभी के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, बहुत ही सिंपल सी आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, और इस शॉर्ट ट्रिक से याद रखना आप लोगों के लिए आसान रहेगा, है ना। आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कौन सी 3 नदियां पाकिस्तान को मिली, कौन सी 3 नदियां हिंदुस्तान को मिली, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी थी। तो आपको याद रखना है CJI, ट्रिक याद रखनी है CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI का फुल फॉर्म क्या होता है? CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। तो यहां पर CJI का मतलब है कि ये जो CJI से जो 3 नदियां हैं, ये CJI, ये चीफ जस्टिस हैं भैया पाकिस्तान के। याद रखने का तरीका, पाकिस्तान के हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो C से याद रखो चिनाब नदी, J से याद रखो झेलम नदी, और I से याद रखो इंडस रिवर। तो ये तीनों नदियां इस ट्रिक में आ जाती हैं आपकी। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है यहां तक? तो याद रखने का तरीका, CJI तीनों जाएंगी पाकिस्तान को, और बाकी की जो रिमेनिंग है, ठीक है, बाकी की जो रिमेनिंग है वो इंडिया को मिलेंगी। ठीक है, क्लियर है? बाकी की नदियों को याद रखने का तरीका आप वैसे आप खोजना चाहें तो कर सकते हो, लाइक RBS, है ना, रावी, ब्यास और सतलज। आप जैसे यहाँ पर इसको बनाना चाहें आप वैसे बना सकते हो। ठीक है, तो RBS जो नदियां हैं वो इंडिया को मिली हैं, बाकी की 3 नदियां CJI के तौर पर किससे मिली हैं? पाकिस्तान को मिली हैं। ये याद रखने का आपका तरीका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? आपके पास कोई इन 3 नदियों की याद रखने की कोई ट्रिक हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये 3 नदियां याद हो जाएंगी। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या कहती है कि RBS नदियां इंडिया की हैं, CJI नदियां पाकिस्तान की हैं। जो CJI नदियां हैं, इंडस, चिनाब और झेलम, हम इनके पानी को रोक नहीं सकते, एग्रीकल्चर में भी यूज नहीं कर सकते, डोमेस्टिक यूज नहीं कर सकते, इन तीनों नदियों का पानी हम कंज्यूम नहीं कर सकते। अब जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी आपकी यहाँ पर सस्पेंड कर दी है, तो इसका मतलब यह है कि हम इन तीनों नदियों का पानी यूज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, इसका कैसे भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और इसका मतलब क्या है, अब आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 80% ऑफ शेयर ऑफ वाटर वेंट टू पाकिस्तान, क्योंकि जो तीनों नदियां हैं ना CJI, ये पाकिस्तान को दी गई हैं। ये बड़ी नदियां हैं, इनमें वाटर वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है। तो जो 6 की 6 नदियां हैं, अगर हम वाटर वॉल्यूम और परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है और रिमेनिंग 20% ही इंडिया को मिलता है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या वर्ल्ड बैंक ने हमारे साथ दगा किया? आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है। रीजन इज दैट कि सिंधु नदी यानी कि CJI, इंडस नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी, ये पाकिस्तान की प्रमुख नदियां हैं, जिसमें से जो इंडस नदी आपकी यहां पर बनती है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, किसकी? पाकिस्तान की। ठीक है, और पाकिस्तान जैसे छोटे देश के लिए ये नदियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पास तो और भी रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, तुंगभद्रा, महानदी, बहुत सारी नदियां इंडिया के पास, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ये लीनियंसी दी गई है कि भैया उनके पास तो है ही नहीं, आपके पास तो इतनी सारी नदियां हैं, फिर भी आप एक काम करो, 20% आप रख लो पानी, बाकी पाकिस्तान को दे दो। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर है। तो 80% पानी इंडिया पाकिस्तान को देता है, इंडस वाटर ट्रीटी, और ये सारी नदियां होते हुए तो हिंदुस्तान से ही जाती हैं ना। इसी वजह से यहां पर हमने इस ट्रीटी को, तो अब यहां पर देखना है आगे इसका क्या आउटकम निकलता है। इंडस वाटर ट्रीटी सभी को समझ में आ गई, याद रहेगा, ट्रिक याद रहेगी, CJI और RBS, तो ये याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो बोथ कंट्रीज मस्ट सेटअप। अच्छा, अब एक और चीज है यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों ही देश यहाँ पर क्या है कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी हमने साइन करी, तो दोनों ही देश इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया गया है। परमानेंट इंडस कमीशन में कुछ भारतीय हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, और हर साल परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग भी होती है एनुअली। इस बातचीत को लेकर, बंटवारे को लेकर, मुद्दों को लेकर कोई गड़बड़ है, कुछ दिक्कत है, जैसे इंडिया ने कहीं पर कोई डैम बना लिया तो पाकिस्तान इस पे आवाज उठाएगा, तो मुद्दों को सुलझाने के लिए एक कमीशन भी बनाया गया है, याद रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में, थोड़ा सा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडस नदी की बात करें, सिंधु नदी, सिंधु नदी को तिब्बतन या यूं कहें कि तिब्बत में इस नाम से भी जाना जाता है, और तिब्बत में इस नदी को लाइन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी साउथ एशिया की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। और सिंधु नदी कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? ये नदी तिब्बत में मानसरोवर लेक से आपकी यहाँ पर निकलती है, इन दी ट्रांस हिमालयन। तो मानसरोवर लेक से ये नदी आपकी यहाँ पर ऑरिजिनेट होती है। इवन आज़ादी से पहले, और जब हिंदुस्तान में तुर्की आए, या हिंदुस्तान का नाम इंडिया कैसे पड़ा, तो जब आप प्राचीन हिस्ट्री को आप पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो इंडस है, यानी कि बाहर के लोग या विदेशी लोग भारत को इंडिया इसलिए बोलते थे कि इंडस नदी के ईस्ट में, जैसे ये है इंडस नदी, ये इंडस नदी है, तो इंडस नदी के ईस्ट में जो देश है वो इंडिया है। इंडस को हिंदी में कहते थे सिंधु। तो सिंधु नदी के पूरब में जो लोग रहते हैं वो हुए हिंदू, और हिंदुओं का देश हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान और हिंदू शब्द भी सिंधु से निकला है, और इंडस से निकला है कंट्री का नाम इंडिया। ये बात याद रहेगी। तो इंडस नदी के पूरब में रहने वाले लोग इंडियंस और देश इंडिया, सिंधु नदी के ईस्ट में रहने वाले लोग सिंधु से हिंदू, और हिंदुओं का देश हिंदुस्तान। द रिवर फ्लोज थ्रू द तिब्बत। सिंधु नदी की बात करें तो ये नदी तिब्बत से होते हुए इंडिया पहुंचती है, इंडिया से पाकिस्तान पहुंचती है, और करीब 200 मिलियन पीपल लिव इन द एरिया इन इट्स ड्रेनेज सिस्टम। तो सिंधु नदी और सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, आप यहाँ पर जो डार्क ब्लू कलर का एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये डार्क ब्लू कलर का जो एरिया है वो है आपकी इंडस रिवर, वो है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, बाकी ये सिंधु नदी की यहाँ पर सब्सिडरीज रिवर्स है। अंततः सारी की सारी नदियाँ आप इस मैप में ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि सारी की सारी नदियाँ अंततः गिरती इंडस रिवर में ही है, सिंधु नदी में ही है। सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, जिस तरीके से इंडिया की लाइफलाइन है गंगा रिवर, वैसे ही सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की जो प्रमुख लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो ये कौन कौन सी हैं? जास्कर नदी है, सुरु नदी है, सोन नदी है, झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास, सतलुज और पंचनद नदियां आपकी यहाँ पर ये बनती हैं। ठीक है, इन 5 नदियों को, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन 5 नदियों को पंच नद नदियां भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई नदी यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है, तो यहां से वो फ्लो हो रही है इस तरफ, राइट। तो अगर इस तरफ चलते हुए अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई चीज इस तरफ रन हो रही है तो उसका ये साइड राइट होगा, उसका ये साइड लेफ्ट होगा, राइट। क्लियर है सभी को? अगर कोई नदी इस तरफ चल रही है, आप इसे एक इंसान मान लो इस नदी को, तो अगर कोई इंसान इस तरफ चल रहा है तो इसका ये वाला हिस्सा होगा राइट और ये वाला हिस्सा होगा लेफ्ट। करेक्ट है? करेक्ट है, क्योंकि उस व्यक्ति का मुंह इस तरफ है, उस व्यक्ति का मुंह इस तरफ है। करेक्ट है। तो ये नदियां राइट बैंक, ये नदियां आपकी जो हैं, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की, वो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो लेफ्ट में आके सिंधु नदी में मर्ज होती हैं। राइट से आती हैं श्योक नदी, गिलगित नदी, हुंजा नदी, स्वेत, कन्नौर, कुर्रम, गोमल और काबुल रिवर्स आपकी यहाँ पर रहेंगी। काबुल नदी की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें तो काबुल रिवर, काबुल जो नदी है वो अफगानिस्तान का काबुल शहर, याद रखिएगा, वो इसी पर आपका मौजूद है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। आगे आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। नदियां, नदियों का सोर्स, की नदियां कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर किस नदी को ज्वाइन करती हैं। झेलम नदी निकलती है कश्मीर की घाटी में, वेरीनाग झरने से निकलती है नदी, और ये चिनाब नदी में जाकर मर्ज होती है। त्रिमू नाम की एक लोकेशन है पाकिस्तान में, वहां पर चिनाब नदी,
चिनाब नदी की जो शुरुआत होती है, इसका जो सोर्स है, चंद्रा नदी और भागा नाम की दो नदी धाराएं हैं। तो चंद्रा और भागा नाम की दो धाराएं हैं, ये धाराएं आपस में मिलती हैं बारह लाचाला पास के पास, मतलब बारह लाचाला पास से चंद्रा और भागा ये धाराएं निकलती हैं, धाराएं मर्ज होती हैं, बनती है चिनाब रिवर। चिनाब रिवर की अगर हम लोग बात करें, ये सतलज आफ्टर रिसीविंग झेलम एंड रावी, तो ज्वाइन करती है सतलज को। सतलज, झेलम और रावी नदी का जो पानी है वो लेने के बाद, रावी नदी की बात करें, कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है रोहतांग पास से, चिनाब नदी में जाकर मर्ज होती है रंगपुर पाकिस्तान में। ब्यास नदी रोहतांग पास के पास से निकलती है, सतलज नदी में जाकर मर्ज हो जाती है हरिके बैराज इंडिया, जो कि पंजाब में है। हरिके बैराज के पार हरिके वेटलैंड भी है, जो कि एक रामसर साइट है पंजाब में। सतलज नदी की बात करें, मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील के राक्षस ताल से निकलती है तिब्बत में, और इंडस में जाकर मर्ज हो जाती है कुछ किलोमीटर आगे मिठानकोट पाकिस्तान में। तो नदियां निकलती कहाँ से हैं और मर्ज कहाँ से होती हैं, ये सारी चीजें थोड़ा देख लीजिएगा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इंडस वाटर ट्रीटी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दीजिएगा आंसर सभी लोग। उम्मीद है आपको इंडस वाटर ट्रीटी क्लियर रही होगी। देन डू लाइक द सेशन, फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ तक का डिस्कशन बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड LIC अनाउंस फॉर द विक्टिम्स ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक? पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए LIC ने क्या घोषणा रिसेंटली की है? LIC ने घोषणा की है कि वो लोन माफ कर देगा विक्टिम्स का, या फिर प्रीमियम में छूट आपका यहाँ पर दे देगा, या फिर जो लोग LIC के जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, अगर वो क्लेम वगैरह करते हैं तो उनका क्विक सेटलमेंट हम कर देंगे, या फिर कैंसिलेशन करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी का। तो LIC ने पहलगाम टेरर अटैक्स को लेकर जिन लोगों के पास LIC की पॉलिसीज हैं, तो उनको तुरंत के तुरंत क्लेम सेटलमेंट दिया जाएगा, ऐसा LIC ने बोला है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट, इंडिया डिसाइड्स टू सस्पेंड वीजा सर्विसेज टू पाकिस्तानी नेशनल्स विद इमीडिएट इफेक्ट। तो व्हेन वाज द सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड? भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है। सार्क वीजा छूट योजना मूल रूप से कब इसकी शुरुआत की गई थी? 1985 में, 1992 में, 2000 में, या 2005 में? क्विकली आंसर। 2005 में सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम शुरू की गई थी। मैं यहाँ पर कुछ और चीजें भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। जो वीजा सर्विसेज एक्सपेंड हुई हैं वो, सार्क वीजा एग्जेम्पशन वो, इंडस वाटर ट्रीटी आपकी यहाँ पर सस्पेंड हुई है वो, अटारी बॉर्डर पर क्या हुआ है वो भी, पाकिस्तानी हाई कमीशन को क्या बोला गया है, वो सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे क्विकली। तो इंडिया डिसाइड टू सस्पेंड दी वीजा सर्विसेज, भारत ने डिसाइड कर लिया है कि वो वीजा सर्विसेज यहाँ पर सस्पेंड कर रहा है पाकिस्तान की, वो भी इमीडिएट इफेक्ट से। तो इंडिया हैज हॉल्टेड ऑल दी वीजा सर्विसेज, तो भारत ने पाकिस्तानियों की सारी वीजा सर्विसेज रोक दी हैं, एंड बोला है कि आप जो भी इंडिया में अभी इस समय पाकिस्तानी है वो 48 घंटे के अंदर इंडिया को छोड़ दें, तभी पाकिस्तानी वापस अपने देश चले जाएं। अब बात करते हैं सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम की। तो सार्क आप लोग जानते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपके यहाँ पर मेंबर हैं। तो सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम की बात करें तो ये 1992 की स्कीम है जो अलाउ करती है स्पेशल वीजा 24 कैटेगरीज में, 24 कैटेगरीज में स्पेशल वीजा अलाउ करती है फॉर द डिग्नेटरीज फ्रॉम दी सार्क कंट्रीज। तो जो हमारे सार्क कंट्रीज हैं, जिसमें पाकिस्तान भी आपके यहाँ पर शामिल है, तो सार्क देशों को यहाँ पर इसके तहत 24 अलग अलग कैटेगरीज में स्पेशल वीजा दिया जाता है। और क्योंकि पाकिस्तान भी इस ग्रुप का हिस्सा है, तो पाकिस्तानियों को भी यहाँ पर ये वीज़ा मिलता है। तो इंडिया ने क्या किया है, इसे सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी तो आपकी यहाँ पर सस्पेंड कर ही दी है, हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्लोजर ऑफ द अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, एक चीज याद रखना, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो जो अटारी बॉर्डर है वो इंडियन साइड है। अटारी बॉर्डर जो आपकी यहाँ पर है वो इंडियन साइड की बॉर्डर को अटारी बॉर्डर कहते हैं, क्योंकि इंडियन साइड में जो बॉर्डर है वहां पर अटारी नाम का गांव है, अटारी नाम का विलेज है, तो उसके नाम पर ये अटारी बॉर्डर है। और पाकिस्तान की साइड पर एक गांव पड़ता है बाघा,
तो बाघा की वजह से बाघा बॉर्डर भी कहते हैं। तो बॉर्डर एक ही है, इंडियन साइड की बॉर्डर को अटारी बॉर्डर कहते हैं, पाकिस्तान साइड की बॉर्डर को बाघा बॉर्डर कहते हैं, क्योंकि उस साइड बाघा नाम का एक गांव है पाकिस्तान में, दैट्स वाई। तो इंडिया अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को भी बंद कर रहा है। इंडिया हैज क्लोज द अटारी लैंड पोर्ट एंड द ओनली लैंड ट्रेड। तो यहां से क्या होता है, जमीन के माध्यम से व्यापार होता है पाकिस्तान के साथ। एंड द मूवमेंट रूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो यहाँ से इंसानों का, सामान का, वस्तुओं का मूवमेंट होता है। तो ऐसे भी बायलैटरल ट्रेड यानी कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है उसे रोक दिया गया है, और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट भी रोक दिया गया है। पाकिस्तान को बोला गया है कि इंडिया में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है वो अपना स्टाफ कम करे। इंडिया विल रिड्यूस पाकिस्तानी डिप्लोमेट स्टाफ, कि इंडिया में जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो भी उनके अधिकारी हैं उनकी संख्या 55 से घटाकर 30 करनी होगी 1 मई 2025 तक। एंड नो इंडियन हाई कमिश्नर हैज बीन पोस्टेड। और अगर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में तो 2019 के बाद से कोई भी हाई कमिश्नर पोस्टेड ही नहीं है। विड्रॉल ऑफ द डिफेंस अटैचेस फ्रॉम द बोथ साइड्स विल बी रिकॉल्ड, एंडिंग डायरेक्ट बायलैटरल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बिटवीन द टू नेशंस। तो दोनों देशों के बीच में, जो आर्मीज के बीच में जो बायलैटरल बातचीत जो होती थी वो भी रोक दी गई है। बैन किया गया है रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ, एक अच्छा लश्कर तैयबा का एक सहयोगी संगठन है। लश्कर तैयबा जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप है उनका सहयोगी संगठन है, जिसका नाम है दी रेजिस्टेंस फ्रंट, है ना, दी रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ। टीआरएफ ने पहले तो पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अभी रिसेंटली वो मुकर भी गया है, उसने यू टर्न मान लिया है। ठीक है, तो उसने इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लेकिन अभी रिसेंटली वो उसने अभी बोला है कि नहीं, ये हमला हमने नहीं किया, हमारा काम नहीं है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। देखना है कि आगे क्या होगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए विच इन्वेस्टिगेट्स, तो ये जो पहलगाम टेरर अटैक आपके यहाँ पर हुआ है इसकी जांच कौन कर रहा है, इसकी जांच कर रही है एनआईए। इन्वेस्टिगेट्स द टेरर इंसिडेंट्स इन इंडिया हैज स्टार्टेड अ प्रोब इनटू द इंसिडेंट। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा, आप सभी की नजरें भी इस पर होंगी ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज मेड 1% टीसीएस, जी हाँ टीसीएस नॉट टीडीएस, ये टीसीएस है, टीसीएस मैंडेटरी ऑन द सेल ऑफ लग्जरी गुड्स वर्थ मोर देन हाउ मैनी लैक्स। तो हाल ही में आयकर विभाग ने लगभग कितने लाख रुपए से अधिक के मूल्य के लग्जरी सामानों की बिक्री पर 1% टीसीएस को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया है। अगर आप 5 लाख से ऊपर का लग्जरी सामान खरीदते हैं तो 1% टीसीएस पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। 8 लाख रुपए से ऊपर, 10 लाख रुपए से ऊपर, 12 लाख रुपए से ऊपर, तो सही जवाब है आपका 10 लाख रुपए से ऊपर। पहले नंबर पर तो टीसीएस को समझ लीजिए, टीसीएस है आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीडीएस होता है टैक्स, जो आपका टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो जब आपकी सैलरी वगैरह आती है तो वो टीडीएस कट के आता है, टैक्स डिडक्ट होके आता है सोर्स से। अब यहाँ पर टीसीएस का फुल फॉर्म है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो इसका पहले नंबर पर तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। 22 अप्रैल से इसको लागू कर दिया गया है कि अगर हमारे देश में 10 लाख रुपए से ऊपर का कोई लग्जरी आइटम है वो आप खरीदते हो, जैसे कि कोई महंगी घड़ी खरीदते हैं, कोई हैंडबैग खरीदते हैं, कोई पेंटिंग वगैरह, होम थिएटर सिस्टम, हेलीकॉप्टर, या फिर पर्सनल याच वगैरह है, या फिर एयरक्राफ्ट वगैरह है, या फिर आप रेस के घोड़े खरीदते हो तो वो भी बहुत महंगे होते हैं, तो 1% टीसीएस भी पे करना पड़ेगा। तो परसेंटेज याद रखिए, कितना टीसीएस पे करना होगा ऑन लग्जरी गुड्स, 1%। ये सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ये इंफॉर्मेशन दे दी है। सबसे पहले टीसीएस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी लास्ट ईयर जुलाई 2024 में, पहली बार यूनियन बजट में इसको अनाउंस किया गया था आफ्टर द इलेक्शन। अब फाइनली जाकर इसको लागू आपके यहाँ पर कर दिया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट इज होस्ट ऑफ द भारत समिट 2025, भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान स्टेट कौन है, यानी कि होस्ट स्टेट कौन है। तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु और केरला। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा तेलंगाना स्टेट, ऑप्शन नंबर ए। भारत समिट 2025, तो पहले नंबर पर तो ये याद रखना है कि किस स्टेट ने इसको होस्ट किया है, एक नंबर पर बन सकता है। और कौन सी समिट है, ग्लोबल भारत समिट आपकी यहाँ पर है, जिसमें करीब 450 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया है और 100 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
25 से 26 अप्रैल के बीच में ये आयोजित किया गया। कहाँ पर? हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में भारत समिट 25 को आयोजित किया गया। इस समिट की जो थीम आपकी यहाँ पर बनेगी वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क किया है, डिलीवरिंग ग्लोबल जस्टिस। ये रहेगी भारत समिट 2025 की थीम। थीम इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कुछ पूछे ना पूछे, अगर एग्जाम में थीम जरूर पूछ सकता है कि रिसेंटली तेलंगाना के हैदराबाद में भारत समिट 2025 का आयोजन हुआ। इस समिट की थीम क्या थी? डिलीवरिंग ग्लोबल जस्टिस। अब ये जो थीम है ये मार्क कर रही है 70 ईयर्स जो आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं बंजुंग कॉन्फ्रेंस, जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट की थी, उसको याद करते हुए। नॉन अलाइन मूवमेंट क्या थी? NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट थी, नेहरू जी के द्वारा शुरू की गई एक मूवमेंट थी। इस मूवमेंट का मेन एम क्या था कि जब भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, तो आज़ादी के वक्त दुनिया में दो बड़ी सुपर पावर होती थी उस समय, US और USSR। तो दुनिया क्या थी उस समय? दो बड़ी सुपर पावर्स में बटी हुई थी, यानी कि कंट्रीज या तो US को सपोर्ट करते थे या USSR को सपोर्ट करते थे, और इस सपोर्ट की वजह से वो कोल्ड वॉर में फंस जाते थे अमेरिका और USSR के। इंडिया ने कहा कि ना तो हम अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, यानी कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, इंडिया ने कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेट किया कि ना तो हम अमेरिका के साथ जाएंगे ना USSR के साथ जाएंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। नॉन अलाइन मूवमेंट यहाँ पर कि ऐसे नए कंट्रीज और इंडिपेंडेंट कंट्रीज, अब बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज थे, एशियन कंट्रीज थे जो धीरे धीरे आज़ाद हो रहे थे उस समय, तो उन कंट्रीज को एक तीसरा ऑप्शन यहाँ पर मिला कि ठीक है, हाँ, अगर हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, हम न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हमें अपनी कंट्रीज की ग्रोथ पर ध्यान देना है, ना कि लड़ाइयों वगैरह पर, कोल्ड वॉर पर। तो जो कोल्ड वॉर अमेरिका और USSR के बीच में चल रहा था, हम उसमें नहीं पड़ेंगे, हम नॉन अलाइन रहेंगे। तो ये मूवमेंट उसको लेकर थी। Next question. Which protected area of Odisha has been declared the 107th National Park of India? Quickly answer. उड़ीसा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां नेशनल पार्क आपके यहाँ पर घोषित किया गया है? तो बताएगा क्विकली आंसर कि करेक्ट आंसर क्या होगा। यह है नंदन कानन का एरिया, सतकोसिया का एरिया, सिमलीपाल का और गहिर माथा का एरिया। तो उड़ीसा का कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है जो देश का 107वां नेशनल पार्क बन गया है? तो वो है सिमलीपाल। सिमलीपाल अभी तक टाइगर रिजर्व था, अब ये नेशनल पार्क का दर्जा इसको मिल गया है। तो सिमलीपाल देश का 107वां नेशनल पार्क आपका यहाँ पर बन गया है, और ये सेकंड नेशनल पार्क बन चुका है उड़ीसा का। भीतरकनिका नेशनल पार्क के बाद सेकंड नेशनल पार्क है उड़ीसा का। सिमलीपाल इज ऑल्सो द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन उड़ीसा। तो अब क्योंकि ये दूसरा नेशनल पार्क बन चुका है उड़ीसा का, दो ही नेशनल पार्क है, पहले था भीतरकनिका नेशनल पार्क, अब हो गया है सिमलीपाल नेशनल पार्क भी, तो दोनों में से कंपेयर करें तो ये सबसे बड़ा है। तो उड़ीसा राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क रहेगा सिमलीपाल नेशनल पार्क। और ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का पार्ट आपका यहाँ पर रहेगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व पहले से 1973 में हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर को आपका यहाँ पर लागू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ऑलरेडी हमारे देश में था, ऑलरेडी पहले से था। 2750 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो रहेगा वो सिमलीपाल नेशनल पार्क का हिस्सा रहेगा। ये जो पार्क आपका है यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी, 55 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 361 बर्ड्स की स्पीसीज, 62 रेप्टाइल्स की स्पीसीज और 21 एम्फीबियंस की स्पीसीज हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टाइगर कंजर्वेशन, marine life conservation, global cooperation to protect the 7 big cats and ban on poaching. What is the primary objective of the International Big Cat Alliance? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर हम लोग बात यहाँ पर करें कि रिसेंटली भारत ने जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को अप्रूवल दी है, तो ये एक ग्लोबल कोऑपरेशन है, और कंट्रीज को भी हमें साथ में लाना है ताकि 7 बिग कैट्स को आपका प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको बचाया जा सके। नेक्स्ट, on which occasion did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the development projects worth of 13,480 crore in मधुबनी बिहार? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किस अवसर पर आपके यहाँ पर किया है? तो वर्ल्ड अर्थ डे पर ये
योजनाओं का उद्घाटन हुआ नेशनल पंचायती राज दिवस पर हुआ, बिहार फाउंडेशन डे पर हुआ या गुड गवर्नेंस डे पर हुआ? सही जवाब इस क्वेश्चन का है नेशनल पंचायती राज दिवस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। डिटेल डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन आपके यहाँ पर रखा है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोटलिंग प्लांट का। तो एलपीजी बोटलिंग प्लांट का फाउंडेशन स्टोन भी रखा है विद अ रेल अपलोडिंग फैसिलिटी। एक रेल अपलोडिंग फैसिलिटी भी ओपन करी गई है हथुआ नाम की जगह, गोपालगंज जिला, बिहार में। और यहाँ पर इसकी टोटल कॉस्ट रहेगी इन प्रोजेक्ट्स की 340 करोड़। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर दी प्रोजेक्ट्स 1170 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा है। और इनॉग्रेट किए हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जिनकी जो वैल्यू है या कीमत है वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। पावर सेक्टर में भी बिहार में कुछ प्रोजेक्ट्स आपके शुरू किए गए हैं और रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम भी आपकी बिहार में शुरू की गई है। तो कुल मिलाकर बिहार के मधुबनी से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 13,480 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के डेवलपमेंट वर्क्स या प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ पर इनॉग्रेट किए हैं। इन लाइन विद हिज कमिटमेंट टू बूस्ट द रेल कनेक्टिविटी अक्रॉस द नेशन, पूरे देश में रेल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने का जो कमिटमेंट है प्रधानमंत्री ने, उसके तहत अमृत भारत एक्सप्रेस जो कि सहरसा से मुंबई के बीच में चलाई जाएगी, प्लस नमो भारत रैपिड रेल जो कि जयनगर एंड पटना के बीच चलाई जाएगी, एंड ट्रेन्स बिटवीन दी पिपरा एंड सहसरा एंड समस्तीपुर के बीच में जो ट्रेनें हैं वो भी आपकी यहाँ पर चलेंगी जिससे कनेक्टिविटी इंप्रूव आपकी यहाँ पर हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए मैं रहूंगा हाइट, क्विकली रीड कीजिएगा क्वेश्चन और दीजिएगा आंसर। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द नेशनल जीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन 25-26 with multilingual awareness materials released across the states and union territories. So, what is India's target year to eliminate the measles and rubella as per new campaign? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी बहुभाषी जागरूकता सामग्री के साथ अलग अलग भाषाओं में लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग खसरा और रूबेला जैसी बीमारियों के बारे में अवेयर रहें और इन बीमारियों का उन्मूलन हो सके, इसके अभियान 2025 और 26 का शुभारंभ किया है। नए अभियान के अनुसार खसरा और रूबेला बीमारियों को खत्म करने के लिए भारत का लक्ष्य वर्ष क्या है, मतलब किस ईयर तक हम इन बीमारियों को खत्म कर देंगे? तो इंडिया ने टारगेट रखा है 2026 का, 2026 का। तो चलिए डिटेल डिस्कशन इस पर भी कर लेते हैं। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल जीरो मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन को शुरू किया है। ठीक है, ये कैंपेन 2025-2026 की कैंपेन है जिसमें भारत की ये जो एक तरीके से कमिटमेंट है, इंडिया का जो गोल है कि हमें दोनों ही बीमारियों को खत्म करना है 2026 तक, इसको वापस से रीअफर्म किया है कि हाँ हम ये करके दिखाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये दोनों बीमारी इंडिया में कब तक खत्म कर देंगे, इसका टारगेट हमने सेट किया है विद द मल्टीलिंगुअल अवेयरनेस। अलग अलग भाषाओं में जो मटेरियल है, अवेयरनेस मटेरियल है, वो फैलाया जाएगा सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में। अवेयरनेस फैलाई जाएगी, जागरूकता फैलाई जाएगी ताकि लोग अवेयर हों और जल्द से जल्द इन बीमारियों को खत्म किया जा सके। इंडिया की बात करें, कंट्री 93.7% फर्स्ट डोज लोगों को लग चुकी है और 92.2% सेकेंड डोज लग चुकी है मीजल्स एंड रूबेला की जो वैक्सीन होती है उसकी। तो मीजल्स और रूबेला की वैक्सीन कवरेज ऑलरेडी इतने परसेंट लोगों को लग चुकी है। देश के 332 जिलों की बात करें तो देश के 332 जिलों से जीरो मीजल्स केसेस हमें देखने को मिले हैं और 487 जिलों में जीरो रूबेला के केसेस देखने को मिले हैं जनवरी से मार्च 2025 के बीच में। यानी कि जल्द ही भारत मीजल्स और रूबेला जैसी बीमारियों से फ्री घोषित आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has launched the digital issuance of sports certificates through the DigiLocker, empowering athletes with easy and secure access to their achievements? किसने डिजी लॉकर के माध्यम से खेल प्रमाण पत्रों का डिजिटल जारीकरण शुरू किया है जिससे एथलीट्स को उनकी उपलब्धियों तक
आसान और सुरक्षित पहुंच प्राप्त होगी। डिजी लॉकर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। डिजी लॉकर में आप लोग अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में सेव रख सकते हैं, और उसको जहां पर भी वेरीफाई कराना है वो डिजी लॉकर से आपका वेरीफाई हो जाता है। आपको जरूरी नहीं है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आप लेकर घूमो, राइट। तो डिजी लॉकर पर अब जो भी जो आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स होंगे एथलीट्स के, जो भी उनके अचीवमेंट्स वगैरह होंगे, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स होंगे, वो भी डिजी लॉकर के थ्रू आपके यहाँ पर डिजिटली इशू किए जाएंगे। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो शुरू किया गया है, तो किसने इसको लॉन्च किया इस सिस्टम को, जो हमारे मनसुख मंडाविया जी हैं यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने इस सिस्टम को आपके यहाँ पर लॉन्च किया है। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने डिजिटल इशुएंस यानी कि ऑनलाइन डिजिटली आपके जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं वो खिलाड़ियों को मिलेंगे थ्रू द डिजी लॉकर, जिससे खिलाड़ियों को एम्पावरमेंट या खिलाड़ियों को सशक्त बनाने में हेल्प मिलेगी। इससे आसान भी होगा और चीज़ें सिक्योर भी रहेंगी, सर्टिफिकेट सिक्योर भी रहेंगे और उनके अचीवमेंट्स भी सिक्योर रहेंगे। इसके लिए नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च, सॉरी अलग से अगर मैं बात यहाँ पर करूँ तो साथ ही साथ इस न्यूज़ के साथ साथ नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च को भी इनॉग्रेट किया गया है, इसका भी उद्घाटन किया गया है, जो कि आपका बेसिकली एक हब बनेगा फॉर एथलीट परफॉर्मेंस रिसर्च एंड इनोवेशन। तो एथलीट्स की परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं उस पर रिसर्च इनोवेशन के लिए, ताकि इंडिया के लॉन्ग टर्म स्पोर्टिंग गोल्स को आपका क्या किया जा सके, सपोर्ट आपका किया जा सके। डिजी लॉकर जो आपका इनिशिएटिव है विल इंटीग्रेट विद द नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम। तो इस डिजी लॉकर के इनिशिएटिव को नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा टू इनेबल, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा खिलाड़ियों को। जैसे कि कई बार जब खिलाड़ी कोई बड़ा कंपटीशन जीतते हैं तो सरकार की तरफ से रिवॉर्ड घोषित किया जाता है। जैसे कि जो खिलाड़ी ओलंपिक्स जीत कर आए, ओलंपिक्स में मेडल जीत कर आए, तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है हम 5 लाख रुपए की इनाम देंगे, हम 10 लाख रुपए का इनाम देंगे, बोलते हैं ना। जब कोई बड़ा अचीवमेंट अचीव करता है कोई प्लेयर, तो उसके लिए इनामों की घोषणा की जाती है, सरकार उनके लिए कैश रिवॉर्ड और इनाम घोषित करती है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का भी लाभ होगा। तो बोलने के बाद ये पैसा डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से, जैसे कि अभी क्या होता है गैस सिलेंडर की सब्सिडी डायरेक्टली खाते में आती है, तो इसी तरह से जो रिवॉर्ड का अमाउंट है वो भी डायरेक्टली खाते में आएगा। पेपर वर्क और जो डिले होता है ना, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो जो एथलीट्स मेडल वगैरह जीतेंगे उनको वो रिवॉर्ड डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। है ये अच्छी बात या नहीं? तो आपको क्या लगता है, क्या ये सिस्टम बढ़िया है? आपकी क्या राय है कि इससे फायदा होगा, हाँ या ना? लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025 को मंजूरी दी है? किस स्टेट की बात की जा रही है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरला। सही जवाब रहेगा तमिलनाडु स्टेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए मैं रहूंगा हाइट, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। द आरबीआई रिसेंटली परमिटेड बैंक्स टू अलाउ द माइनर्स, जो बच्चे अभी अडल्ट नहीं हुए हैं, माइनर्स हैं, जिनकी उम्र अबव द एज ऑफ 10 ईयर्स, लेकिन 10 साल से ज़्यादा है जिन बच्चों की उम्र, लेकिन अभी एडल्ट नहीं हुए हैं, 18 साल के नहीं हुए हैं। तो आरबीआई परमिटेड बैंक्स, आरबीआई ने बैंकों को परमिशन और परमिट किया हुआ है टू अलाउ दी माइनर्स अबव द एज ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि वो बच्चे जो 10 साल से ज़्यादा के हैं, टू ओपन एंड ऑपरेट अ सेविंग्स और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स। सेविंग्स यानी कि बचत खाता, टर्म डिपॉजिट अकाउंट में आ जाएंगे आपका एफडी और आरडी दोनों टर्म डिपॉजिट में आएगा। तो बच्चे इंडिपेंडेंटली अपने ये खाते खोल सकते हैं। बाय व्हाट डेट मस्ट बैंक अलाइन देयर पॉलिसीज विद द रिवाइज्ड आरबीआई गाइडलाइंस फॉर द माइनर अकाउंट्स? तो बैंकों को किस तारीख तक नाबालिग बच्चों के खातों के लिए जो आरबीआई ने रिवाइज्ड गाइडलाइंस आपकी यहां पर दी हैं उनको कंप्लीट कर लेना है। तो रिवाइज्ड गाइडलाइंस पूरी हो जानी चाहिए 1 जुलाई 2025 तक, और 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो अपना सेविंग्स और टर्म डिपॉजिट अकाउंट इंडिपेंडेंटली ओपन आपके यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वेयर इज द सेकेंड एशियन एशियन योगासन चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड? दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? योगासन तो आप लोग अच्छे से समझते हैं ना, योगा वर्ल्ड को, दुनिया को
योगासन इंडिया की ही तो देन है। तो दूसरी एशियाई योगासन चैंपियन भी आयोजित की जा रही है मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली और हैदराबाद में। तो ये आयोजित की जा रही है नई दिल्ली में। तो जो आपकी सेकेंड एशियन योगासन चैंपियनशिप है, रिसेंटली उसे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 3 दिन तक ये आपका इवेंट आपका यहाँ पर चला था बाय दी योगासना भारत, 3 डे इवेंट बाय दी योगासना भारत, जिसमें करीब 170 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया 21 एशियन कंट्रीज के। Yoga is all about connecting with yourself and it plays an important part in creating balance in everyone's life. योगा की इंपॉर्टेंस तो आप लोग अच्छे से समझते हैं। 21 जून हर साल इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट, हु हैज वॉन द पुणे फिडे विमेन्स ग्रैंड प्रिक्स विद 7 आउट ऑफ 9 पॉइंट्स। 7/9 पॉइंट्स के साथ पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? खिलाड़ी की तस्वीर आपके सामने है। ये एक जानी मानी चेस प्लेयर है, नाम है इनका कोनेरू हम्पी। इन्होंने ये टूर्नामेंट आपके यहाँ पर जीत लिया है। इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर है कोनेरू हम्पी, जिन्होंने पुणे फिडे विमेन ग्रैंड प्रिक्स को आपके यहाँ पर जीत लिया है 7 आउट ऑफ 9 पॉइंट्स। इन्होंने यहाँ पर इस खिलाड़ी को हराकर नूरगुल सालिमोवा को फाइनल राउंड में आपके यहाँ पर हराया। चाइनीज ग्रैंड मास्टर हैं जू जिनर, इन्होंने 7 आउट ऑफ 9 पॉइंट्स आपके यहाँ पर किए, तो वो सेकंड पोजीशन पर जाकर उन्होंने उसको ख़त्म किया। और इंडियन इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ये थर्ड पोजीशन पर रही। दिव्या देशमुख थर्ड पोजीशन पर रही। चाइनीज ग्रैंड मास्टर जू जिनर सेकंड पोजीशन पर रहे और नंबर 1 पोजीशन पर रही आपकी कोनेरू हम्पी पुणे फिडे विमेन्स ग्रैंड प्रिक्स में विजेता हुई। Who sets a new national record in the men's 200 event as per the latest athletics meet? हाल ही में हुई एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? Who set a new national record in the men's 200 मीटर इवेंट एज पर द लेटेस्ट एथलेटिक्स मीट? तो यहाँ पर जो विजेता प्लेयर है जिन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, अनिमेश नाम के प्लेयर ने, एथलीट ने ये कारनामा करके दिखाया है। तो 15 एमसीक्यूज आपके कंप्लीट हुए और 15 एमसीक्यूज के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी डिटेल में हमने उसको भी डिस्कस किया। यहाँ पर आप सभी के सामने ये 3 क्वेश्चन हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ है हम वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप बस ये होमवर्क क्वेश्चन इसलिए जिससे पता चले कि क्या आपको करंट अफेयर्स याद है या फिर आगे की करंट अफेयर्स पढ़ते जा रहे हो, पीछे की करंट अफेयर्स भूलते जा रहे हो। ये 3 क्वेश्चन, Which female cricketer was recognized as the leading women's cricketer in the world in 2025 Wisden edition? कौन है? आंसर कमेंट सेक्शन में। इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कहाँ पर आपका इनॉग्रेट हुआ है रिसेंटली और किस कंट्री ने होस्ट की एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा। आज का सेशन अगर पसंद आया हो, डिस्कशन पसंद आया हो, क्लास पसंद आई हो, देन डू लाइक द सेशन। इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चाहे तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस की अपडेट्स के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। और अभी 1 वीक के लिए हमने क्या किया है, क्लास की टाइमिंग को चेंज किया है और मुझे उम्मीद है कि 6 AM पर हम अगले 1 हफ्ते तक जो क्लास आपकी अपलोड होगी वो सुबह 6 बजे अपलोड होगी। ठीक है, इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक की कोशिश की है क्योंकि और भी लोग हैं जो करंट अफेयर्स अपलोड, उम्मीद ये है कि 6 AM पर क्लास अपलोड, गर्मियों का दिन है तो मे भी शायद हम बेटर रीच हासिल कर सकें। ये 1 हफ्ते की टेस्टिंग है, उम्मीद है इसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सो आई होप कि आपको इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सुबह 8 बजे ही पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो सुबह 8 बजे आपको ये वीडियो अपलोडेड मिलेगा तो आप पढ़ सकते हैं। मेरे लिए और केवल मेरे लिए, सर को सपोर्ट करने के लिए आप 1 हफ्ते क्लास को 6 बजे अपलोड होने दो और अगर इसका आउटकम पिछली क्लासों से बेहतर रहा, इसका रिजल्ट बेहतर रहा तो आगे भी इसका रिजल्ट और बेहतर आएगा। और आप लोग भी यही चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यू करें, वीडियो और रीच करें। आप लोग भी यही चाहोगे, तो यही प्रयास मेरा भी है। तो उस प्रयास के तहत मैंने 6 AM पर इस क्लास को अभी अपलोड करना शुरू करा है। 1 हफ्ते अभी हम इसको करके देखते हैं क्या बेटर रीच आती है, क्या इसका एक पॉजिटिव आउटकम आता है या नहीं। ठीक है, तो 1 वीक प्रे करिए और आप लोग भी वीडियो को शेयर कर सकते हो। उम्मीद है
इसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन लाइव। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिए हैं, फटाफट से उनका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन।